संदेश को किस तरह से भावनात्मक रूप प्रदान किया है। तो पहले पद में कैफी आज़मी जी सैनिक की ओर से कहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद्यांश में कवि सैनिक की भावनाओं को किस तरह से दर्शा रहे हैं, ये हम दो दो पंक्तियों में जानेंगे और उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहली दो पंक्तियों में सैनिक क्या कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का अर्थ होता है निछावर करना और हवाले कहा जाता है सौंपने को। तो यहाँ पर जो सैनिक है वो कह रहा है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि हम तो अपनी जान और अपने तन को, अपने शरीर को अपने देश के लिए निछावर कर रहे हैं, अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश का, इस वतन की जो सुरक्षा का भार है वो आप देशवासियों पर सौंप रहे हैं, या फिर इस वतन को आप देशवासियों के हाथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। अगली पंक्तियों में सैनिक कहता है, सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। नब्ज़ कहा जाता है नाड़ी को, यानी जो आपकी धमनियाँ होती है जिसमें आपका खून आपके शरीर में दौड़ता है, उसे कहा जाता है नब्ज़। और यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि सांस थमती गई, कि हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ रही थी, हमारी सांसें रुक रही थी। नब्ज़ जमती गई, जो नब्ज़ है उसमें खून जम रहा था, हमारी नब्ज़ काम करना छोड़ रही थी। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी हमने अपने कदम को, जो आगे बढ़ रहे थे, दुश्मनों को धकेलते हुए आगे जा रहे थे, उन्हें हमने रुकने नहीं दिया, हम दुश्मनों को धकेलते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे कहता है, कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। यहाँ पर सैनिक बड़े गर्व से कह रहे हैं कि अगर हमारे सर, हमारे सिर भी जो है कट जाएं देश की रक्षा करते हुए, तो हम खुशी खुशी अपने सर का बलिदान दे देंगे, अपने सर को कटवा देंगे, इसका हमें कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, जो हमारे देश का गौरव है यानी हिमालय पर्वत है, हमने उसे झुकने नहीं दिया। इसका अर्थ है कि हमने वहाँ पर हिमालय पर दुश्मनों के कदमों को नहीं पड़ने दिया, हमने हिमालय को दुश्मनों से सुरक्षित रखा। अगली पंक्तियों में कहते हैं, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन कहा जाता है वीरता के भाव को। तो यहाँ पर जो सैनिक है वो बड़े गर्वान्वित हैं कि उन्होंने मरते दम तक जो है दुश्मनों का मुकाबला किया, मरते मरते भी जो है वो ये वीरता का भाव लेते हुए जा रहे हैं कि उन्होंने दुश्मनों को अपनी सीमा के इस पार नहीं आने दिया, हिमालय पर्वत का सर नहीं झुकने दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देशवासियों, अब जो ये वतन है, जो ये देश है, उसकी सुरक्षा का भार आपको हम सौंपते हुए जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों की हम सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आज़मी हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो एज इट इज़ आप पूरी जो कविता है उसमें इसी तरह से लिखेंगे और अगली पंक्ति में ये जो पद्यांश आपको पहले दिया गया है उसकी जो मुख्य बात है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर इस पद्यांश में जो मेन बात थी, जो मुख्य बात थी, वो क्या थी कि इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है कि जो सैनिक है वो अपने आखिरी संदेश में देशवासियों को क्या कह रहा है। तो यहाँ जो ये पंक्तियाँ थी उसमें यही संदेश दिया गया था और ये संदेश किस तरह से दिया गया था ये आप अपनी व्याख्या में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए निछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहा है। और
सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहा है जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। और सैनिक क्या कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इस वीरता के भाव के साथ हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ये आपकी पहले जो पद्यांश है उसकी व्याख्या थी। अब दूसरे पद में कवि सैनिक की भावना को किस तरह से लिखते हैं ये जानते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों को भी हम दो दो करके जानेंगे। पहली दो पंक्तियों में सैनिक कहता है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत कहा जाता है मौसम को। तो यहाँ पर सैनिक कह रहे हैं कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपको ज़िंदा रहने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। लेकिन सैनिक कहता है कि जान देने का जो मौसम है, जान देने के जो अवसर हैं वो हर किसी को हर रोज़ नहीं मिलते। इसका अर्थ क्या है कि जो सैनिक हैं वो एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते अपने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए। अगली पंक्तियों में देखिए, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न कहा जाता है सुंदरता को और रुसवा कहा जाता है बदनाम करने को। खून का अर्थ है खून। यहाँ पर सैनिक देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम को त्याग करना सीखो। क्यों? क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम दोनों ही बदनाम कर देते हैं उस जवानी को जो जवानी खून में नहीं नहाती, अर्थात जो जवानी देश के काम नहीं आ सकती, वो जवानी सुंदरता और इश्क दोनों को बदनाम कर देती है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ देखिए जो सैनिक है वो कितनी सुंदरता से कह रहा है, क्योंकि वो धरती को, जो उसकी अपनी ज़मीन है, जो उसकी अपनी धरती माँ है, वो उसे दुल्हन की तरह देखता है। और देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहता है कि जिस तरह से जो दुल्हन है उसके स्वयंवर में जो राजा है वो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर बैठता है, पूरी तरह से अपनी जी जान लगा देता है, उसी तरह से सैनिक कहते हैं कि अब हम तो अपने प्राण निछावर कर रहे हैं अपनी इस दुल्हन की सुरक्षा में। आप भी, आप देशवासी भी इस वतन की, इस दुल्हन की दुश्मनों से सुरक्षा कीजिएगा, या फिर आप इस दुल्हन को दुश्मनों की नज़र से बचा कर रखिएगा। इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग में जो उपरोक्त पंक्तियां थी वो आप उसी तरह से एज इट इज़ लिखेंगे। अगली जो मेन पंक्ति है इस पद्यांश की, उसमें क्या कह रहा है कवि? इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहा है। और किस तरह से कर रहे हैं वो आप व्याख्या में लिखेंगे कि सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण निछावर करने की खुशी कभी कभी और किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात जो सैनिक है वो देश पर मर मिटने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते। और सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन यानी अपने इस वतन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं।
अगले पद्यांश में कवि सैनिक की ओर से कहते हैं कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में सैनिक क्या कह रहा है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानियाँ जो है वो कहा जाता है बलिदान को, वीरान का अर्थ है सुनसान, और काफिले कहा जाता है यात्रियों के समूह को। तो यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि हम तो अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान को निछावर कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाद भी ये कुर्बानियाँ, ये बलिदान चलते रहना चाहिए, इनका सिलसिला थमना नहीं चाहिए, ये जो सिलसिला है वो सुनसान नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, कि तुम कुर्बानियों के नए समूह तैयार करते रहना। अगर एक जो है समूह कुर्बान हो जाता है देश की सुरक्षा करते करते, तो दूसरा जो समूह है वो तैयार रहना चाहिए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह कहा जाता है जीत को और जश्न कहा जाता है खुशी को। यहाँ पर सैनिक को पूरा विश्वास है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो कहता है कि इस जीत का जो जश्न है, इस जीत की जो खुशी है, वो खुशी इस खुशी के बाद दुगनी हो जाएगी। किस खुशी के बाद? जब वो सैनिक अपना बलिदान दे देगा, अपनी कुर्बानी दे देगा अपने देश के लिए, तो वो जानता है कि उसकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। उस समय सैनिक को ये प्रतीत हो रहा है कि उसकी जो जिंदगी है वो मौत से गले मिल रही है, उसे ऐसा लग रहा है। तो सैनिक आगे कहता है, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब सैनिक को ये लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी मौत से गले मिल रही है, यानी उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, तो जो सैनिक है वो देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब हम इस वतन को, इस देश को तुम्हारे हवाले छोड़ रहे हैं, कि अब तुम अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, या फिर तुम अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आजमी हैं। ये पंक्तियां आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, और अगली जो मुख्य पंक्ति है उसमें आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। सैनिक किस तरह से देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, ये आप अपने पद्यांश के आधार पर व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे कि सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इस तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण निछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। इस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं, आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अगले पद्यांश में कवि सैनिक के ओर से किस तरह से कहते हैं, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? पहले दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। जमी कहा गया है जमीन को, और लकीर कहा जाता है रेखा को। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो सैनिक की ओर से कह रहे हैं कि सैनिक कहता है कि तुम भी अपने खून से अर्थात अपने खून से जमीन पर ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो, और तय कर लो कि इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, कि इस तरफ यानी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी जो दुश्मन है वो इस तरफ हमारी धरती पर कदम ना रख पाए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई।
यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सैनिक हैं वो अपनी धरती को सीता के दामन की तरह मानते हैं, सीता के आंचल की तरह मानते हैं, और कहते हैं कि अगर सीता के दामन, सीता के आंचल को छूने के लिए कोई हाथ उठने लगे तो उस हाथ को तोड़ दो, यानी कोई सीता के दामन को या हमारी धरती को छू भी ना पाए। अगली पंक्तियों में कहते हैं, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अंतिम जो ये पंक्तियां हैं उसमें कवि कह रहे हैं कि जो सिपाही हैं, जब उन्हें लग रहा है कि वो अंतिम घड़ी में हैं, वो अब अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्राण जाने वाले हैं, तो वे अपने देशवासियों को, अपने वतन को सौंपते हुए कहते हैं कि अब इस वतन को संभालने के लिए, इस वतन की रक्षा करने के लिए राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, यानी तुम्हें ही अपने देश की रक्षा को संभालना है। अपने देश की रक्षा का दायित्व जो सैनिक हैं वो अपने देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग में जो उपरोक्त 2 पंक्तियां हैं वो आप एज इट इज उसी तरह से लिखेंगे, और अगली पंक्ति में मुख्य बात को, इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो आप व्याख्या में पंक्तियों के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो, और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी जो दुश्मन है वो इस पार ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। ये सब जो है एक सैनिक अपने देशवासियों को प्रेरित करने के लिए कहता है। इस कविता में आपने जाना कि किस तरह से एक सैनिक अपने आखिरी शब्दों में भी अपने देशवासियों को प्रेरित कर रहा है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, और हमें भी इसी तरह से अपने सैनिकों की इज्जत करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब कभी भी देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम अपने आप को पीछे धकेलने के बजाय आगे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बढ़ते चले जाएं। आशा करते हैं कि आपको इस कविता की प्रत्येक पंक्ति अच्छे से समझ आ गई है, और यदि आपसे इस कविता की कोई भी पंक्ति सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछी जाए तो आप उस पंक्ति को अपने शब्दों में आसानी से व्यक्त कर पाएं। धन्यवाद।